हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और एक बार फिर हम आ गए यार अपना ओले बोर्ड का लाइव मॉक लेके, नहीं सॉल्यूशन लेके। अरे समझने लग गए हुए हैं तो यार बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मतलब कई लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये जो भी रीजन है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि बेसिकली हमें दे रखा था कि एसिड ए बी एंड सी है, ठीक है। उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 15, 25 और 35% है। इन दोनों को हमने किसी रेशो में मिक्स कर दिया, जिससे फाइनल मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन जो हुआ एसिड का, ठीक है, वो 28% हुआ, ठीक है। तो इसमें बी की वैल्यू पूछी है। आपको नहीं लगता ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन, मतलब जैसे मैं मान लू ये 15 है, 15%, ये 25% है, ये 35% है, ठीक है। इसको 4:6:बी के रेशियो में मिक्स किया, और फाइनल जो इसका कंसंट्रेशन आया वो आया 28। तो एवरेज का ही तो क्वेश्चन हुआ। जैसे 15 × 4 अगर मैं कर दूं 60, प्लस 25 × 6 150, प्लस 35 बी, और इसका एवरेज अगर मैं ले लूं तो एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो चार, मतलब मीन निकालना है, बेसिकली मीन निकालना आता है, फ्रीक्वेंसी और मीन। तो ऐसे ही मान लो कि फ्रीक्वेंसी है, इसको मान लो कि ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको मान लो कि ये है हमारा वो नंबर जो भी होता है, ठीक है। तो ऐसे मान के कर लो कि 15 4 बार आया, 25 6 बार आया, 35 बी बार आया। ओवरऑल मीन जो 28 है, तो बी की वैल्यू पूछी है। एज सिंपल एज दैट। तो क्या होगा, ये होगा 28 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, 210 280, 7 बी की वैल्यू क्या आएगी, 70। बी की वैल्यू क्या आएगी, 10। ठीक है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल ही था वैसे, पर कई लोगों को नहीं आया, मुझे आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो जैसे इसने बोला कि अमन ने बोरो किए 1,80,000, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट नहीं लगा, अनीता से बोरो किए। और वो क्या करता है कि क्वार्टरली, यानी कि हर 4 महीनों में, 4 मंथ्स में, वो 7.5% इस अमाउंट का लौटा देता है। यानी कि 1,80, मतलब 1,80,000 का 75/1000, 7.5% का मतलब क्या हुआ, 75/1000। तो इतना अमाउंट वो लौटा देता है, ठीक है। यानी कि 75 × 18 कितना हुआ, कितना अमाउंट वो लौटा रहा है। ये आएगा हमारा 75 0.05 13,500 अमाउंट वो हर 4 महीने में लौटाता है, हर 4 महीने में, ठीक है। एक चीज हमें बोले कि ये 18,000 पूरा पे नहीं करना, इसमें हमें पूछा है कि हाउ मेनी मंथ्स डस ही नीड टू पे बैक हिज लोन फॉर द रेस्ट ऑफ अमाउंट। इंटरेस्ट फ्री लोन है, यानी कि 1,80 पे करना है पूरा। पर इसमें एक चीज बोली कि 45,000 ऑलरेडी पे कर दिया, मतलब जब खरीदा होगा तुरंत पे कर दिया होगा, 45,000 डाउन पेमेंट एक तरह से मान लो। तो कितना बचा एक्चुअली में, 1,35,000 अमाउंट बचा है भाई। 1,80 में से 45,000, तो एक्चुअल में जो पे करना है वो 1,35,000 है, ठीक है। मतलब मैं गया, मैंने कोई कार खरीदी, कार जो थी वो 1,80,000 की थी। वैसे आजकल कार इतनी सस्ती नहीं आती, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। मैं कार खरीदी लेकिन 1,80 में पूरे नहीं दे पाया, ठीक है। मैं तो सिर्फ, भैया औकात मेरी थी 45,000 देने की, 45,000 उसे दे के आ गया, बचा कितना, 1,35। 1,35, लेकिन मेरे को दुकानदार ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 1,35 ईएमआई पे मत लो भाई, आप तो इंटरेस्ट फ्री लोन लो, इंटरेस्ट फ्री लोन लो। मतलब उसने 1,35 मेरे को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, ठीक है। और मैंने ये बोला कि भैया मैं तो 7.5% क्वार्टरली पे करूंगा, यानी कि 13,500 हर 4 महीने में पे करूंगा। तो 1,35 को अगर मैं 13,500 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो 10 महीने, लेकिन ये 10 महीने जो है हर 4 महीने बाद है, मतलब 10, ये जो वैल्यू आई है हर 4 महीने। तो एक्चुअली में जो इसका आंसर होगा वो, अगर ईयरली देखें तो हर 4 महीने के 3 3 साइकिल बनेगी, ठीक है। तो ये 10 बार बनेगी, तो इसका आंसर कितना होगा, 30 महीने आएगा। मतलब 10 × 3 हो गया ना, हर 4 महीने की 3 साइकिल बनेगी ना। तो एक्चुअली में कितने मंथ्स आएंगे इसके, 10 × 3 यानी कि 30 मंथ्स आएंगे, ठीक है। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन का मतलब समझाया कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। इंटरेस्ट फ्री, फ्री का मतलब क्या हुआ कि ईएमआई नहीं है बेसिकली, ऐसे ही दे दिया मैंने। वैसे तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर एक बार को नहीं भी समझ में आए तो बता दिया मैंने, ठीक है। अब ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये हमेशा मैं करा देता हूँ, वैसे इजी हो तो भी करा देता हूँ। दो डाइस को थ्रो किया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं भाई, 1 1 से लेकर 1 6, फिर 2 1 से लेकर 2 6, ऐसे करते 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 6 1 से लेकर 6 6। सबको पता है ये वाली बात, ठीक है।
कितने आउटकम्स बनते हैं? 36 आउटकम बनते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो 7 36 आएगा। अब मैं बोला कि सम ऑफ बोथ नंबर्स दैट केम ऑन द डाइस इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब डाइस में अगर सम आएगा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है? 2 3 5 7, 11 भी आ सकता है भाई, 6 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सम प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि एक तो 1 1 वाला हो गया। ठीक है, 1 2 में भी प्राइम नंबर आ रहा है सम। 1 3 में आ रहा है नहीं, 1 4 में आ रहा है, 1 4 में प्राइम नंबर आ रहा है। 1 5 में आएगा नहीं, 1 6 में प्राइम नंबर आ रहा है, यानी कि यहाँ 4 केस बन गए। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 1 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 2 आएगा नहीं, 2 3 में आएगा, 2 1 2 3। 2 4 में आएगा नहीं, आएगा 2 5 में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 6 में आएगा नहीं, यहाँ कितने बने? 3 केस बने। अब ऐसे ही 3 1 3 2 आएगा। 3 3 होगा नहीं, 3 4 आएगा। 7 आ रहा है इसका सम। ठीक है, 3 5 होगा नहीं, 3 6 होगा नहीं, तो इसमें कितने हुए? 2। 4 1 4 2 4 3 4 3 बिल्कुल होगा। 4 4 होगा नहीं, 4 5 नहीं होगा, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 6 नहीं होगा, तो एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे। फिर 5 1 देखो नहीं है, 5 2 है, बिल्कुल है। 5 3 नहीं है, 5 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 5 6 है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी। और अब देखो 6 1 है, बिल्कुल है। 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 नहीं, 6 5 बिल्कुल है। तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ हो गई। तो 2 2 4 1 5, 5 2 7 3 10 4 14, यानी कि टोटल 14 पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें प्राइम नंबर आ रहा है। दोनों का सम कितना हुआ है? 7/18। तो बेसिकली सिर्फ सोचने का क्वेश्चन था, इसमें कुछ मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं थी। मतलब सोच के कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर कई लोगों को नहीं आता हो तो उनके लिए बता दिया, ऐसे तो पता ही होता है लोगों को। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ताकि आप ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से भी करना सीखो। बाकी आपको कोई दूसरा मेथड आता है तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वाले से कराऊंगा आपको, ताकि आप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखो क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें ये एलिमिनेट करना है, पहली टर्म को एलिमिनेट करना है। तो 8a - 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म एलिमिनेट होता है सब्ट्रैक्ट करने पर? 2a² से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या कितना बनेगा? 16a² माइनस का ये 2a²। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, मतलब ऑब्वियसली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ये कितना बनेगा? -8² और +9 अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 8a² एलिमिनेट हो जाए? तो यहाँ पे माइनस का 4a मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4a मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस का a मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? माइनस का 8a² बन जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। प्लस का a, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये प्लस ये माइनस, तो कितना बना? 8a + 2। अब हमें 8a को एलिमिनेट करना है, तो +1 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ये कितना आएगा? 8a - 1 आएगा। ठीक है, 8a - 1 तो वो कट जाएगा, तो रिमाइंडर तो फाइनल बचेगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो कई लोग सिली मिस्टेक ये करेंगे कि 2 - 1 करके इसको आंसर को 1 मार्क कर देंगे। ये सिली आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। जब 2 - -1 होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो ये सिली मत करना बस। बाकी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का कंसेप्ट समझ में आएगा कि हमें करना क्या होता है। बेसिकली हमें पहली टर्म को एलिमिनेट करते हुए चलना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको होल स्क्वायर बनाया जाए, मतलब होल स्क्वायर कैसे बनाए। तो हमेशा ये वाली टर्म पे गौर किया करो। ये है 10√3। ठीक है, तो ये किसी का 2 टाइम्स होगी, तो 2 × 5√3 होगा। ठीक, बिल्कुल होगा। या फिर 2√3 × 5 होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो ट्वाइस है। ठीक है, मतलब a² + b² + 2ab, या फिर a² + b² - 2ab, इस फॉर्म में बनाना है। तो ट्वाइस वाले को भूल जाओ, तो बचा क्या? √3 और 5। अब देखो कि 5² + 3² + 2 × √3 × 5, ये बन गया होल स्क्वायर, बन गया हमारा, बिल्कुल बन गया आराम से। तो एक्चुअली में ये क्या बना? सॉरी, 5 + √3 का ऑल्सो, तो क्या बना? 5 + √3 का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी सोचेंगे कि भाई 4√3 है, 4√3 पे गौर करो। 4√3 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2√3। ये 2 वाला फैक्टर ये हो गया। ठीक है, अब 7 है, 7 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 - √3 का अगर होल स्क्वायर हम बना दें, भाई ये 2 है, ये √3, 2 - √3 का होल स्क्वायर क्या बन रहा है? माइनस का 4√3 बन गया भाई, 7 - 4√3 बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 - √3। मतलब मैं आपको तरीका बताया कि कैसे इसको तोड़ो आप, ताकि ये बने। जैसे ये 5 और √3 यहाँ पे बचा ना, तो हमने 5² + √3 का ही होल स्क्वायर एक बार देख लिया कि ये बन रहा है क्या, बन गया। ठीक है,
यहाँ पे भी ऐसे माइनस का 4√3 था, तो हमने 2 वाला फैक्टर निकाला, 2 और √3 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस था एक टर्म, तो यहाँ पे हमने 2 माइनस √3 किया। तो एक चीज बता रहा हूँ कि कैसे सोचना होता है, ठीक है। तो ये 5 प्लस √3 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी रूट है और यहाँ पे इसका भी रूट है, ठीक। तो 5 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 2√3 जो भी है, तो 1.73 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3.46 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6.46, और क्लोजेस्ट पूछा है तो 6.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक तरीका बता रहा था कि कैसे इसे तोड़ना होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। मतलब ये कोशिश है, मतलब हिट एंड ट्रायल है बेसिकली, लेकिन आपको इस वे में सोचना होता है, ठीक है। सोचने का तरीका बताया। अब एवरेज का क्वेश्चन मैं एकदम बेसिक से करूंगा। एवरेज का क्वेश्चन हमेशा बेसिक से आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्स प्लस से लेकर एक्स 40 कितना है, 40 इंटू 50, ठीक है। एवरेज क्या होता है, एक्स 1 से लेकर एक्स 40/40 इक्वल टू 50 होगा ना, ये तो एवरेज होता है, तो इसको यही लिख लिया मैंने, ठीक है। और इसमें बोला कि एवरेज ऑफ, अगर दो इनिंग को हम एक्सक्लूड कर दें तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48, यानी कि x1 से लेकर x38, वो जो है वो 48 इंटू 38 है। ये कितना है, 2000। यहाँ से 48 इंटू 38 करें तो 8 4 जा 32, 384, 8 4 4 3 144, 4 2 1824 आएगा, तो ये आएगा 1824, ठीक है। अगर इन नॉन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, x39 प्लस x40 विच इज इक्वल टू कितना होगा ये, 176 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 176 आएगा, ठीक है। तो हमने यही बोला है कि हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीडेड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172, और इन दोनों इनिंग्स को एक्सक्लूड किया, यानी कि x39 और x40 40 में एक हाईएस्ट है एक लोएस्ट है। तो x40 अगर 174 हुआ और x39 दो हुआ, तो क्या 174 माइनस 2 172 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, यानी कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो 174 है। हाईएस्ट स्कोर हमारा आ गया 174, यही पूछा था हाईएस्ट स्कोर कितना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एकदम बेसिक से किया तो भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। कई लोग इसे एलिगेशन वेलिगेशन से बनाएंगे, ये वो दिमाग खराब करेंगे, लेकिन मैं तो एकदम बेसिक से करता हूँ, तो भी ऐसा कोई टाइम तो मुझे लगता नहीं है, ठीक। अब आप ये देखो कि ये वाले क्वेश्चन में पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हुए। 3 नंबर का रेशियो ये गिवन है, एलसीएम गिवन है 720। मैं कह रहा हूँ कि इन 3 नंबर का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अगर सिर्फ 4 6 और 3, अगर 3 नंबर होते तो उनका एलसीएम 12 होता। लेकिन हमें गिवन कितना है, 720 गिवन है। यानी कि कितने से मल्टीप्लाई किया है इसको, 60 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि तीनों नंबर जो है कहीं ना कहीं 60 से मल्टीप्लाइड होंगे। 240, 360 और 180, यानी कि तीनों नंबर की वैल्यू ये होगी। क्या इन तीनों का एलसीएम 720 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 720 आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा इन तीनों नंबर का, ऑब्वियसली जिससे मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये आपस में तो एक को प्राइम टाइप है, ठीक है। तो जिससे मल्टीप्लाई किया था वही एचसीएफ होगा, या फिर ऐसे निकाल भी लो, 240 360 और 180 का एचसीएफ क्या होगा, 60 ही होगा, ठीक। तो जिससे मल्टीप्लाई किया वही तो एचसीएफ होगा, तो ये आंसर हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई डोंट नो व्हाई इसमें लोग कंफ्यूज हो गए, मुझे नहीं पता क्यों हो गए, पर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया और आपको बता दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें इक्वल टू नहीं दे रखा हो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्रेशन, और सारे ऑप्शन इसमें, तो अगर 60 डिग्री पुट करेंगे तो सारे ऑप्शन का आंसर अलग आएगा, तो हम इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आराम से लगा सकते हैं। थीटा 60 लगा दो इसमें, तो क्या आएगा, 2/√3 का क्यूब माइनस का 1/4 इंटू √3/2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8/3√3 माइनस ऑफ, यहाँ क्यूब है ना, कितना होगा ये, 8/4 इंटू 3√3, तो कितना हुआ ये, 6/3√3 इक्वल टू 2/√3। कौन सा ऑप्शन 2/√3 है, cosec 60 इज 2/√3, आंसर खत्म। तो मैंने आपको बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री का कि वैल्यू पुटिंग कब लगती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो कि वैल्यू पुटिंग तब लगेगी जब ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ये किसी के इक्वल नहीं दे रखा, और चारों ऑप्शन कोई वैल्यू रखने पे डिफरेंट आएंगे, तो वैल्यू पुटिंग इजीली लगेगी, ठीक है। हमेशा 60 डिग्री रखना बेटर होता है, मेरा ऐसा मानना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है मेरे हिसाब से, तो अच्छा कह सकते हैं, लेकिन ट्रिकी ज्यादा है। 15,000 का, पहली बार जब वो गई सैटरडे को, तो 15,000 का उसको चार्ज लगा, ठीक है, रेंट पे उसने बैंकेट हॉल बुक किया। फिर ट्यूसडे को उसने रेंट वापस से रेंट किया और बिल पड़ा 25,000 का। उसने एक साथ इसको ट्यूसडे पे क्लियर करने का सोचा, पेइंग द टोटल इन कैश। द ओनर ऑफर्ड ए 10% डिस्काउंट ऑन सैटरडेज बुकिंग, यानी 15,000 पे 10% का डिस्काउंट, 1,500 रुपए का डिस्काउंट सैटरडे की बुकिंग पे दिया, यानी कि 13,500 सैटरडे के लिए उसे पे करने थे, सैटरडे के लिए।
और 8% डिस्काउंट फॉर पेइंग द इंटायर अमाउंट इन कैश वैलिड फॉर, अब यहाँ पे क्या लिख दिया, वैलिड फॉर ट्यूसडे ओनली, यानी कि 25,000 वाले बिल पे ही 8% का उसे वो मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे को जो समझ में आया वो ये है, ठीक है। एक्चुअली में 25,000 पे 2,000 का डिस्काउंट हुआ तो 23,000 हुआ, तो 23,000 यहाँ का और 13,500 वहां का, तो इसको ऐड अगर हम कर देंगे 36,500 आएगा। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें आदमी ऐसे भी सोच सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 25,000 और 13,500 को ऐड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसका 8% लगाओ, क्योंकि पे तो वो ट्यूसडे को ही कर रहा है, ट्यूसडे को ही कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग है इसकी लैंग्वेज, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो यही है कि इसमें सिंपली ये करना था। थोड़ा सा फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ इसकी लैंग्वेज में, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो इस वजह से क्वेश्चन अच्छा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, हालांकि अभी तक सॉल्यूशन आया नहीं है। बट ऐसा लगता है कि यही होगा इसका आंसर, 36,500, मतलब ज्यादा अगर दिमाग ना लगाएं तो। ये वाला क्वेश्चन यार काफी अच्छा तो नहीं है, इजी सा है, ठीक है। इसमें बस कंसेप्ट समझना है कैसे करना होता है, जैसे ये 60 है और ये विड्थ है 18, ठीक है। अब आपको देखना है कि कार्डबोर्ड को रोल किसके अलोंग किया है, विड्थ के अलोंग रोल किया है टू फॉर्म ए सिलेंडर, यानी कि विड्थ के अलोंग रोल किया है तो इसको ऐसे ही इसके अराउंड रोल किया होगा, तो एक्चुअली में ये वाली जो लेंथ है ना, ये इस सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया बेसिकली, तो 2 पाई आर की वैल्यू 18 हो गई। ये कैसे होती है आपको समझ में आया होगा कि इसी को रोल कर दिया ना, कारपेट है, कारपेट ऐसे बिछाया हुआ है, इसको हमने विड्थ के अलोंग ही रोल कर दिया, तो यही वाली जो लेंथ है ये बस गोल चक्कर में हो जाएगी, तो एक्चुअली में 2 पाई आर की वैल्यू ही तो 18 हो गई, ठीक है। हमसे पूछा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर ये है, रेडियस इसकी कितनी होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है, और हाइट हमें 60 गिवन है। तो क्या करें, अब आर की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो 18 स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगी आर की वैल्यू, और एच कितना होगा 60। तो बेसिकली बस इसमें फिर कैलकुलेशन ही बचती है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, 15 × 3 24 बाय 22 × 7 2/11 2/162, 162 × 105, 5 2 10 1 3 8, फिर 0 0 0, उसके बाद कुछ कुछ आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, शायद आंसर ये आ रहा था, तो आप खुद कर लेना कैलकुलेशन, फालतू कौन दिमाग लगाए, मेरा काम है कंसेप्ट बताना, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, लेकिन बस एक चीज आपको बतानी थी, वो आपको बता दिया। इस वाले क्वेश्चन में मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, ठीक है। इसमें पहले तो ये 17 फ्रॉम राइट है, अमायरा 21 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, 10% बिटवीन आकाश एंड अमायरा। अब ये देखने वाली बात है कि अमायरा जो है वो आकाश के लेफ्ट में बैठती है, यानी कि आकाश जो है वो यहाँ है, पहली बात तो, और अमायरा जो है वो यहाँ है, एक चीज तो कंफर्म है। तो आकाश जो है 17th है राइट से, यानी कि यहाँ से राइट है, अमायरा जो है वो 21st है लेफ्ट से, ठीक है। बोला क्या है कि 10% बैठे हैं, ठीक है। 21st है हमारा अमायरा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10वां जो होगा ये 31st होगा, 10% इनके बीच में बैठे हैं, यानी कि यहाँ आकाश होगा, तो आकाश कितना हुआ, 32वां हुआ। 32 फ्रॉम लेफ्ट है और 17 फ्रॉम राइट है, तो 32 + 17 - 1 विच इज इक्वल टू 48 टोटल स्टूडेंट्स होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। ये टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, अगर टोटल निकालना हो। बहुत बेसिक से भी आप कर सकते हो, मतलब अब मैं कंसेप्ट समझाने एग्जैक्ट नहीं बैठूंगा, मान लो अगर 3 लोग हैं, अमायरा इधर है, आकाश इधर है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्रॉम द राइट है, और क्या है ये, मतलब क्यों हम -1 करते हैं वो आपको बता रहा हूँ, मतलब L + R - 1 क्यों होता है, ठीक है। तो आकाश क्या है, अभी जैसे मान लो अगर सिर्फ 3 लोग होते यहाँ आकाश है, ठीक है, तो आकाश क्या है, फर्स्ट फ्रॉम राइट है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, टोटल लोग कितने हैं? 3 है, ठीक है। यानी कि हुआ क्या है, 3 + 1 - 1, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हमेशा जब भी ऐसा डाउट आए ना आपको कि यार ये -1 क्यों आया, यहाँ पे -1 कैसे आ गया, लेफ्ट प्लस राइट ही कर देते, -1 कैसे आया। तो हमेशा छोटी चीजों में तोड़ दो, जैसे 3 लोग मान लो, 4 लोग मान लो, और फिर मान लो कि आकाश यहाँ बैठा है, तो फर्स्ट फ्रॉम द राइट है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है, फर्स्ट फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, टोटल लोग तो 4 हैं, यानी कि 4 + 1 - 1 ही हुआ है, यानी कि 4 तभी आता है, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही डिराइव हुआ होगा।
छोटी छोटी चीजों में आप तोड़ के बड़ी बड़ी चीजें निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज आपको बतानी थी कि जब भी कंफ्यूज हो ना कहीं पे, तो छोटी छोटी चीजें मान लो, ठीक है, ज्यादा बड़ी मत मान लो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10 लोग ऐसे बिठा दिए, ठीक है, टाइम था इसलिए बिठा दिए। अभी ये कोई बोल दे 50 लोग इसके बीच में बैठे हैं, तो 50 लोग बिठाऊंगा और उसके बाद करूंगा तो बड़ा हो जाएगा ना। तो आपको नहीं समझ में आया कि भाई 50 लोग अगर बैठे हैं तो कैसे करना है, तो एक काम करो ना, उसके बीच में 2 लोग बिठा दो। 2 लोग बिठा के जो भी आंसर आए वही उसमें बस 50 ऐड कर देना। सिंपल सी बात है, मतलब 2 लोग बिठा के जो आंसर आ रहा है उसमें 48 ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ 50 है ना। तो मतलब कैसे तोड़ना होता है क्वेश्चन को कि बड़ा क्वेश्चन छोटे में बदल जाए, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा खुद से। ये सब चीजें खुद से आती है, मतलब ये ऐसे मैं सिखा तो रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी जब सीखोगे, मतलब समझ में आएगा, तो आप खुद करोगे ये। अब इसमें हाइट है और यहाँ पे वेट बोला है, तो इसको इग्नोर करो, एक्चुअली में हाइट का ही क्वेश्चन है। या तो हाइट का या वेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेट को इग्नोर कर दो, इसको हाइट ही मान लेना, ठीक है। तो लीस्ट हाइट बोला है, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 पीपल हैव लेस हाइट देन पी। अब मैंने बोला है कि इसमें कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो मैं पहले ही 6 लोग बना दूंगा। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग मैं पहले ही बना दूंगा यहाँ पे। एटलीस्ट 4 पीपल हैव लेस हाइट देन पी। तो पी से 4 लोगों की हाइट तो कम है एटलीस्ट, तो पी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोला कि यू हैज मोर हाइट देन आर। यू की हाइट आर से तो ज्यादा है, लेकिन पी से कम है। और बोला है कि टी हैज मोर हाइट देन क्यू। टी की जो हाइट है वो क्यू से ज्यादा है, लेकिन आर से लेस है, यानी कि टी और नीचे आएगा। और टी क्यू से तो ज्यादा है, तो ये ऐसे बनेगा। तो एक्चुअली में ये 4 लोग तो यहाँ फिक्स ही हो गए, यू आर टी क्यू तो फिक्स हो गए, हमें पी नहीं पता अभी। अब हमें बोला है कि एस एज द मैक्सिमम हाइट अमंग ऑल, यानी कि एस तो यहाँ आएगा, तो पी यहाँ नहीं आएगा, फिर पी यहाँ आएगा। तो हमें बोला है कि हु अमंग हैज द लीस्ट हाइट अमंग ऑल, वो तो दिख ही रहा है, क्यू पी है, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, फिर भी अगर कई लोगों को नहीं समझ में आए तो वो देख सकते हैं। कोई ज्यादा खास क्वेश्चन था नहीं, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हमने कर दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। ट्राइंगुलर टेबल दे रखी है, उसमें 3 लोग ऐसे बैठे हैं, 3 लोग ऐसे बैठे हैं। और हमें बोला है कि ब्रदर्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, यानी कि जो मेल लोग हैं, मेल क्यूटास जो हैं, क्यूटास क्यूटास जो हैं वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं। और सिस्टर्स यानी कि क्यूटीज जो हैं, क्यूटीज जो हैं वो मिडिल में बैठी हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। दीपा इज a neighbor of Dev and Daksh. Okay. Dolly is the second to the right of Deepa. Dolly and Diya are sisters of Dev. Danish is second to the left of Daksh. अब अगर मैं दक्ष ये मान लूं, दक्ष यहाँ मान लूं, तो दानिश तो यही आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि दीपा इज अ नेबर ऑफ देव एंड दक्ष। तो दीपा यहाँ होगी तो ये तो दानिश और दक्ष की हो जाएगी, यानी कि दीपा तो फिर यहीं आएगी। दीपा यहाँ आएगी तो देव तो फिर कंफर्म हो गया कि यहाँ आएगा, ठीक है। ये फेसिंग इनसाइड द सेंटर है सारे। तभी ये दक्ष जो है, दक्ष के सेकंड टू द लेफ्ट है ये दानिश, ठीक है। अब बोला कि डॉली सेकंड टू द राइट ऑफ दीपा, तो ये फेसिंग इनसाइड है, तो सेकंड टू द राइट क्या होगा, डॉली यहाँ होगी। डॉली यहाँ हो गई, और हमें बोला कि डॉली एंड दिया, यानी कि दिया यहाँ पे बीच में आएगी, एक ही बची। तो हाउ मेनी कजन्स आर सिटिंग बिटवीन दिया एंड देव। अब दिया और देव के बीच में अगर हम यहां से देखें, यहां से इस जगह से देखें तो भी 2 हैं, दीपा और दक्ष। इस जगह से देखें तो भी 2 हैं, दानिश और डॉली। तो इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, ठीक है। अगर ये दिया कहीं और होती, दिया मान लो यहाँ होती, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही मान लिया, दिया यहाँ होती, तो फिर इसका आंसर 1 और 3 दोनों होता, तो बोथ ए एंड बी होता, ठीक है। आप ऐसा मत कर देना कि दिया, और अगर दिया मान लो यहाँ कॉर्नर पे हो, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में 1 और 3 दोनों दे रखा हो, तो कहीं आप सिर्फ 1 मार्क करिए और 3 मार्क करिए हो, मतलब बोथ ए एंड बी का जब ऑप्शन है तो फिर दोनों होगा, ठीक है। जस्ट ऐसे ही बता रहा था, अभी खैर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार कोई खास था नहीं है मॉक, ठीक है, रीजनिंग और पॉइंट का, तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। ये एक सर्कुलर टेबल है, हमने बना ली, 6 दोस्त हैं, हमने ऐसे मान लिए, तुरंत हमने हाथ चलाए, 6 दोस्त विद their बैक टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि अवे फ्रॉम सेंटर बैठे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, मैंने आर यहाँ मान लिया। अब बैक यहाँ पे है तो एन कहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। पी इज टू द थर्ड राइट ऑफ क्यू। अब ध्यान से सुनना, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यू मैंने यहां मान लिया, क्यू मैंने यहां मान लिया, तो क्या पी थर्ड राइट हो सकता है, 1 2 3 पी यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात
अब मैं मान लो क्यू को यहां मान लू, यहां मान लू, तो क्या पी थर्ड राइट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो है ही। क्यू को मैंने यहां मान लिया, तो क्या पी थर्ड राइट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो ये एक ऑप्शन ये भी है। क्यू को अगर मैं यहां मानूं, तो क्या पी थर्ड राइट हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि क्यू की पोजीशन सिर्फ ये, या तो ये होगी या ये होगी, हमें नहीं पता कौन सी होगी। मैंने मान लिया यही है, ठीक है। तो थर्ड राइट कौन होगा? पी होगा। पी थर्ड राइट हो गया। एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ एम। अब अगर पी यहां पे आया, पी यहां पे आया, हमें बोला कि पी इज टू द थर्ड राइट ऑफ क्यू, ये तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, अगर पी को सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम होना है, तो एम को यहां होना पड़ेगा जहां पे अभी फिलहाल एन बैठा है। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन भी गलत है। तो फिर क्यू की एक और पोजीशन कौन सी थी? एक पोजीशन ये थी क्यू की, ठीक है। तो पी इज टू द थर्ड राइट ऑफ क्यू, यानी कि पी यहां पे है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, अब क्या ये हो सकता है? एम बाहर बैठा है, इसके सेकंड टू द लेफ्ट पी है, हाँ बिल्कुल, अब ये हो सकता है। तो अब क्या इमीडिएट राइट ऑफ क्यू हम निकाल सकते हैं? एक ही बंदा बचा है, ओ, तो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू क्या आ रहा है? ओ। तो एक्चुअली में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ये है, इस सीटिंग अरेंजमेंट में। तो स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये तो कंफर्म है। अब हम स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। ठीक है, फिर से हमने 6 बंदे बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6 लोग बिठा दिए। ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू मैंने यह मान लिया, तो ओ क्या है? थर्ड टू द राइट है, कोई दिक्कत नहीं। पी एंड आर नेबर्स ऑफ ओ। पी यहां पे मान लेते हैं, आर यहां मान लेते हैं। लेकिन क्या क्यू, पूछा क्या है? हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू? क्यू का राइट पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है भाई। पी और आर नहीं आ सकते, कोई नहीं है, ओ नहीं आ सकता। लेकिन एन, पी आर और ओ नहीं आ सकते, लेकिन एन और एम में से कौन आएगा हमें नहीं पता ना। यहाँ पे एम हो सकता है, यहाँ पे एन हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे एम आएगा या एन आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट से हम नहीं कह सकते, तो सिर्फ इसका आंसर होगा स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वाइल स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा इंडिविजुअल स्टेटमेंट से देखना चाहिए पहले, और उसके बाद जब दोनों से आंसर ना आए तो बोथ से देखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक एक तो लोग पूछ रहे थे कि हमेशा स्टेटमेंट को क्या इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं? हाँ बिल्कुल। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो पहले इसको इंडिविजुअल कंसिडर करो, फिर इसको इंडिविजुअल कंसिडर करो, और फिर दोनों को एक साथ मान के कंसिडर करो। ये ये एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का। तो आई थिंक मतलब इस मॉक में इतना ही था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने समझाया। तो थैंक यू गाइस, चलते हैं, मिलते हैं अगले मॉक में, बाय बाय।